बच्चन जी, मैं चाहूँगा कि इसी विषय पर कि मीडिया हमारी समस्याओं को उठा रहा है कि नहीं उठा रहा है, जो सही बात है, हमें दिग्भ्रमित तो नहीं कर रहा है। कुछ शब्दों में आप भी अपनी बात रखिए कंचन जी। है। अभी हमारा जन्म जब ही हुआ और हम होश जब ही संभाले, उस समय का कंडीशन कुछ अलग था। और आज जो कंडीशन है, हम जी रहे हैं लेकिन वो जिंदगी नहीं जी रहे हैं कि जो हमें जीना चाहिए, जो हमें अधिकार मिला है। सरकार हो या सोशल मीडिया, खास करके सोशल मीडिया को ये सब अधिकार कौन दिया है? ऐसे ऐसे आ रहे हैं एप्स की, एप्स लॉन्च हो रहा है तो वो सरकार के माध्यम से ही हो रहा है ना, बिना उस सरकार के इसके वो लॉन्च नहीं हो सकता है। और मार्केट में अगर जो देखे तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान हो गया है। उस योगदान के माध्यम से ही वो अपना सरकार के तरफ खींच रही है। तो हमको ही समझना पड़ेगा और हमको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हम सक्सेस हो पाएंगे। नहीं तो आज हम जो कंडीशन में जी रहे हैं उससे आने वाली पीढ़ी इससे खराब कंडीशन में जाएगी और उस समय वो सुधार नहीं हो पाएगा। हमको आज ही वो समझेंगे तभी जाके हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो नामुमकिन है। जी धन्यवाद आनंद जी। लोग जैसे कि सोशल मीडिया का आजकल जमाना चल रहा है, लोग सोशल मीडिया पे देख कर दूसरे लोग भी वही कर रहे हैं। मानिए अगर एक आदमी नाच रहा है तो दूसरे आदमी भी उसी पे नाचना चालू कर दे, इसमें भाई क्या कर सकते हैं? नाचना सरकार इसमें क्या कुछ कर सकती है? उनकी मजबूरी है, उन्हें दो पैसा मिल नहीं रहा है कहीं से। दो पैसा कहाँ से मिलेगा? लोग बताते हैं यूट्यूब चैनल बनाओ, उस पर न्यूज लगाओ, सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आपको पैसा मिलेगा। तो हम जानते हैं कि जो लोग हिंदी लिखना नहीं जानते, हिंदी बोल नहीं पाते, वो भी अपना चैनल बना के न्यूज दे रहे हैं। मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं नॉलेज है वो भी यूट्यूब चैनल बना दिए, उनको उम्मीद है कि पैसा मिलेगा। और जिसको कुछ नहीं आता वो रील बना रहा है। रील में आप देखो, रील बना के पैसा कमाने का बात, रील बनाना गलत नहीं है, मैं कहता नहीं हूँ कि रील बनाना गलत है, लेकिन आज रील देखो तो क्या वो अपने परिवार के साथ बैठकर वही महिलाएं उस रील को अपने पिता के साथ और अपने बेटे के साथ देख सकती हैं अपनी रील? हम कहते थे कि पहले समय में मुजरा होता है, लोग मुजरा देखने जाते हैं, उनको गलत निगाह से देखते थे, लेकिन मुजरा तो आज खुलेआम हो रहा है। राकेश विश्वकर्मा जी आए। राकेश जी, हम आपको सुनना चाहेंगे। स्वागत है राकेश जी आपका इसी विषय पर, मीडिया की उपयोगिता और मीडिया, एजेंडाधारी मीडिया है मेरा विषय। जी राकेश जी, आपका स्वागत है। राकेश जी, वीडियो आपका बंद है। अयोध्या के एक पुलिसकर्मी का क्या हाल हुआ है। जब पुलिस की लेडीसें नहीं सुरक्षित है, पुलिसकर्मी लोग सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता, आम महिला, आम बहू बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? हमारे देश में हमने पहले भी एक बात, मैंने 2 साल पहले भी बोला था कि कोई भी हो, कोई अपराधी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, ज्यादा करके मुस्लिमों को ही ठहराया गया है, पर कोई भी जाति हो, अगर हमारा समाज, हमारा कोर्ट, हमारा पुलिस, हमारा देश उसको सजा नहीं दे सकती है, तो हम उतरे ना रोड पे, हम सजा दें उसको। तो इंसान को सजा देने के बजाय पुलिस के हवाले कर देता है, वो भी बेल पे छूट जाता है, अपना पैसा भरेगा या कोर्ट कचहरी जाएगा, कोर्ट कचहरी जाने के बाद भी बेल मिल जाता है, अपना कुछ काम करते रहता है, पैसा भर देगा, 1 लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख भर देगा, तो इससे मान सम्मान किसी की वापस नहीं आती है। और ना ही वो इंसान जिसके ऊपर बीता हुआ है वो आ सकता है लौट के। मगर यहाँ पे तो सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल देंगे, फोटो डाल देंगे, इसके साथ में ऐसा हुआ है, पूरा बदन जख्मी हो गया है, घायल हो गया है, इसका मदद करो। अरे मदद करो और करने में बहुत फर्क है सर। अभी मेरे पास एक केस जो है 2 दिन पहले ही आया कि मैम ऐसा ऐसा बात हो गया है, अयोध्या का है कुछ। हमने बोला कि देखिए सर, मैं सोशल मीडिया में अभी बहुत कम आ रही हूँ, 1 साल से मैंने सोशल मीडिया पे बहुत कम ही आ रही हूँ, क्योंकि मेरे आने से 75% सुधार आया था सोशल मीडिया में, फिर वापस से मैंने देखा तो गिरावट आ गया, 45% हो गया। तो फिर मेरा अधिकार नहीं है सोशल मीडिया को मैं रोक सकूं या आप लोगों को रोक सकूं।
बस मैं बोल सकती हूँ कि सर ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मगर कोई नहीं कर रहा है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगा होगा, पर मेरा जो कहना था मैंने कह दिया। अब आप लोग को बीड़ा उठाना है, क्या करना है, अधिकार दिलाना है औरतों को। ये मत देखिए कि ये विश्वकर्मा है कि बड़ई है कि लोहार है कि यादव है कि चमार है, कोई भी हो, नारी तो नारी है, लड़की तो लड़की है, बेटी तो बेटी है, भाई तो भाई है। इसके खिलाफ आप लोग आवाज उठाइए। समाज के नाम पे आप लोग ये झूठा तसल्ली देना बंद कर दीजिए। नहीं देखिए, यहाँ मैं समाज के नाम पे ना तसल्ली दे रहा हूँ ना समाज की नौटंकी कर रहा हूँ। मुझे समाज से ये कोई मतलब नहीं है कि मैं व्यक्तिगत एक समाज की बात कर रहा हूँ। मैं सोशल मीडिया की उपयोगिता की बेहद स्तर पे बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय बात कर रहा हूँ। अब आप उसको संकुचित मानसिकता में लाके विश्वकर्मा समाज पे न थोप दीजिए। दूसरी बात, मैं अधिकार नहीं, जब मैं अधिकार नहीं, विश्वकर्मा जब समाज ही नहीं, हमारा हर समाज मेरे लिए, हर हिंदुस्तानी महत्व रखता है। और उसके बाद जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं भारतीय संविधान के अंतर्गत बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ मैं किसी को सजा दे दूंगा। मैं कौन होता हूँ कालर पकड़ कर सजा देने वाला? अगर कोई दोषी है तो उसको सिस्टम सजा देगा। आप नहीं सजा दिला सकते, हम नहीं सजा दिला सकते, तो दिला तो सजा हमें इसको करना पड़ेगा। कोई बाहर से नहीं आएगा करने के लिए, नहीं देखिए, कोई बाहर से नहीं आएगा, कोई विदेश से नहीं आएगा। तो उस जब हम सजा दे सकते हैं तो उसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम को हमें जनरेट करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी का गला पकड़े ले जाके पुलिस के हवाले कर दें या हम उसे फांसी पर लटका दें, हम उन्हें कर सकते, लेकिन हम उस सिस्टम में जाके संविधान में संशोधन कर सकते हैं। जहां हमें करना है हम वहां नहीं करते। हम अगर अधूरा काम करेंगे तो अधूरा होगा। बात यह है कि महिलाओं के अधिकारों की बात होती है, पुरुषों के अधिकारों की भी बात होनी चाहिए। यही महिलाएं हैं, जब आप देखो सोशल मीडिया पे तो रील किसकी बन रही है? महिलाओं की ज़्यादा बन रही है। लोग 24 घंटा अगर रील मानसिक दिमाग में लेके चल रहे हैं, वो दुष्कर्म करते हैं, और दुष्कर्म करते हैं उनको सजा पुलिस नहीं देती है। क्यों नहीं देती? लेकिन रील कौन दिखा रहा है? आप बताइए, 24 घंटा अगर कोई रील देख रहा है, 24 घंटे वही बात देख रहा है, तो दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, बच्चा हो या युवा हो, प्रौढ़ हो, कोई भी हो। घटनाएं बहुत हो रही हैं। आप 2-4 घटना देख रहे हो, मैं रोज घटना देख रहा हूँ। और कितनी महिलाएं हैं मैं बता दूं, वसूली का धंधा कर रही हैं 354 में फंसा के। मतलब ऐसा पुरुषों के साथ बहुत हो रहा है, उसके बारे में कोई नहीं देखेगा। क्योंकि यहाँ पर देश में महिलाओं की स्वतंत्रता कुछ ज़्यादा है, कानून उनके लिए लचीला है। जितने भी आपके दहेज के मुकदमे चल रहे हैं 90% झूठे हैं। मैं नहीं कहता दहेज की वजह से महिलाएं हमारी फांसी पर लटकाई नहीं जा रही, मारी नहीं, दोनों है, लटकाई भी जा रही, मारी भी जा रही। लेकिन 90% जब मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो मुकदमा दहेज का लगा दिया जाता है। क्यों लगाया जाता है? जबकि वहाँ दहेज नहीं होता, वहाँ दोनों में समझौता नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बात नहीं बनती। लेकिन वो एक FIR लिखाएंगे, उसमें ये लिखाएंगे कि इन्होंने हमसे दहेज मांगा, हम दहेज नहीं दे पा रहे इसलिए हमें प्रताड़ित करें, निकाल दिया, जबकि मियाँ बीवी में नहीं बन रही थी। तो ये सब जो अलग से बात है, उसके लिए भी हमें बात रखनी है। हमें दोनों बातें रखनी चाहिए। पक्षपाती हम नहीं कह सकते। हमें महिलाओं का अधिकार चाहिए तो पुरुषों का भी अधिकार चाहिए। अंबेडकर जी ने अगर संविधान में संशोधन करके महिलाओं का अधिकार न दिया होता, SC ST का अधिकार न दिया होता, तो आज ना महिलाएं बोल पाती, ना SC ST बोल पाते, ना OBC बोल पाते। हम जितने भी लोग बोल रहे हैं वो अंबेडकर जी की देन है, संवैधानिक देन है। तो हम संवैधानिक प्रावधानों से अलग नहीं जा सकते। हम इक्वलिटी की बात करते हैं। इक्वलिटी मतलब दोनों इक्वल हों, दोनों के लिए समान हो, कानून दोनों के लिए समान हो। एक महिला अगर एप्लीकेशन दे दी, मुझे इन्होंने घूरा, बस घूर दिया, घूर के देख रहे थे, उस पर एक केस हो जाएगी। इन्होंने मुझे फला मैसेज किया, उस पर केस हो जाएगी। इन्होंने मुझे पकड़कर हाथ खींच लिया, 354 7 साल हो जाएगी। जबकि कितनी महिलाएं अत्याचार कर रही हैं, उस पर भी तो हमें बात रखनी चाहिए। कितनी महिलाएं जबरदस्ती करते हैं, उस पर भी बात रखनी चाहिए। न्यायालय में चले जाओ, दहेज के कितने मुकदमे हैं। अगर आप इंटरनल पता करो तो दहेज नहीं मांगा था, मुश्किल से 10% केस सही है, 90% तो फर्जी होती हैं। आप भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ, सब लोग जानते हैं कि दहेज का कोई विवाद नहीं होता। जब पति पत्नी में झगड़ा होता है किसी बात को लेकर, तो एक एप्लीकेशन लिखी जाती है, कोई भी किसी भी तरीके से, कि इन्होंने हमसे दहेज इतना मांगा और हम देने में असमर्थ हैं, हमारे माता पिता नहीं थे, इसलिए इन्होंने हमें प्रताड़ित किया, ये किया वो किया। तो क्यों ऐसा? इस पर भी बात हो। हम बात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उस व्यवस्था में परिवर्तन आए।
किसी का अधिकार छीना न जाए, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ जो आज मेरा विषय था, एजेंडाधारी मीडिया। यानी मीडिया एक एजेंडा सेट कर लेता है कि मुझे ये करना है, मानसिक रूप से हम लोगों को गुलाम बना देता है। हम जो चीज़ हम 24 घंटा देखते हैं वही हमारे दिमाग में आ जाता है और हम उसी की तरफ काम करने लगते हैं। इसका एक उदाहरण देता हूँ। अभी कुछ ऐसे गेम चल रहे थे आप यहाँ, जो बच्चे गेम खेला करते थे। कितने बच्चे सुसाइड कर लिए गेम खेलते हुए, उसमें ना महिला थी ना पुरुष था, लेकिन वही एजेंडाधारी मीडिया है। यानी बच्चों के दिमाग को दूषित कर दिया उसने लगातार। किसी भी बच्चे के सामने बैठ जाओ, हिंदू मुस्लिम करते रहो, वो हिंदू मुस्लिम वाला हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। किसी भी बच्चे के सामने बैठ जाओ, हमेशा पूजा पाठ करते रहो, वो बच्चा देखो संस्कारी हो जाएगा, पूजा पाठ करने लगेगा। तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि हमारे दिमाग को जो दूषित कर दिया जाता है, उसके लिए एजेंडाधारी जो मीडिया है, जो हमारे दिमाग को अपने कैद में कर लेता है, उसके लिए हम लोग कैसे बचाव ला सकते हैं। सरकार मैं जानता हूँ काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, जिसको ये व्यवस्था करनी चाहिए थी। आज की जो हमारी सरकार है, डबल इंजन की हो ट्रिपल इंजन की हो सरकार हो, ये भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था को पालने पोसने वाली थी। ये तो कह रही थी मैं हिंदुत्व की पैरोकार हूँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत को बचाने वाली सरकार थी। लेकिन इसी के समय में आप फेसबुक खोल कर देख लो तो लगातार हमारे यहाँ की महिलाएं नाचने गाने वाली मिलेंगी। अगर यही बात किसी समय में उनके यहाँ के पुरुष ऐसी नाच देखने जाते तो आप लोग कहते हैं आप मुजरा देखने गए हो, मुजरा सुनने जाते हो, लोग उसको दुत्कारते थे, हे दृष्टि से देखते थे ऐसे लोगों को। तब वैसे जमींदार लोग जाते थे। आज हमारे यहाँ के गरीब बच्चे भी देखते हैं, खाली उनके पास नेट का पैक होना चाहिए, रात में आंख मींद रहे हैं तब भी देख रहे हैं। मुजरा तो शाम को होता था, मुजरा में क्या होता, नाच गाना ही तो देखने जाते थे। अब आज क्या देख रहे हैं, 24 घंटा देख रहे हैं। उस पर हम लोग क्यों नहीं बात उठा रहे हैं। उस समय मुजरा गलत था भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था में, अब आज सही हो गया। हमारी सरकार को ये सोचना चाहिए, हम लोगों को अपनी सरकार से मांग करना चाहिए कि ऐसी चीज़ें बंद करो। अच्छा, ये हम ये नहीं कहते कि वो लोग नहीं चाह कर रही, उनकी मजबूरी है। 2 पैसे उनके घर उनके पति नहीं ला पा रहे हैं, उनकी शौक उनकी ख्वाहिशें नहीं पूरी हो पा रही हैं, बेरोजगार हैं। अपनी बेरोजगारी दूर करने के लिए वो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर नाच गाने करके पैसा कमा रही हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यूज हों, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम हो, उनका चैनल मोनेटाइज हो जाए, उनको पैसा मिलने लगे। तो पैसा बनाने के लिए ये सब काम कर रही हैं। आप समझिए कि हमारी सिस्टम का ही दोष है। या अगर सरकार हमारे लोगों को, उन महिलाओं को एक अच्छा काम देती तो ऐसे पेशे में वो लोग ना आती। इसका मतलब सिस्टमेटिक कहीं दोष है, उसे हमें समझना होगा, उसकी नब्ज को समझना होगा। मैं किसी का अधिकार छीनना नहीं चाहता, लेकिन किसी के अधिकारों पर कुठाराघात हो तो वो भी स्वीकार नहीं है। किसी के साथ गलत हो रहा है, उसे सजा दी जाए, बिल्कुल दी जाए, कठोरतम सजा दी जाए, लेकिन किसी के साथ अन्याय भी तो ना होने पाए। कितने लोग फर्जी फंसा दिए जाते हैं, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जा रही हैं। मैं तो कई केस में गया हूँ, देखता हूँ कि लोग न्यायालय में फाइल लिए घूम रहे हैं। एक महिला ने केवल इसलिए FIR करा दिया दहेज का कि उनके ससुर ने कहा, केवल दूध गिर गया था, दूध गिर गया था, लात से उसके दूध गिर गया। ससुर ने डांट के कहा, बेटी तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम्हारी वजह से दूध गिर गया। वो नाराज होकर चली आई और मायके में दहेज का मुकदमा लगवा दिया। कम से कम 5 साल हो गया, दोनों मियाँ बीवी अलग, केवल दूध गिरने से। मैंने उनसे पूछा, उनके पति, उनके ससुर से, कि क्या बात थी। उन्होंने हमें सही बताया कि ये बात थी भैया। हमने कहा डांटा क्यों, वो तो आपकी बहू थी। कहीं हम अपनी बिटिया मानते थे। हमने कहा तुम्हारे पास अधिकार क्या था बिटिया मानने का, वो बहू थी, बिटिया नहीं थी। बिटिया को हम डांट देंगे वो दहेज का मुकदमा नहीं कराएगी, लेकिन बहू को डांट देंगे वो दहेज का मुकदमा कराएगी, वो तुरंत लड़ जाएगी। बहू और बेटी में अंतर होता है। लोग कहते हैं हम बहू नहीं, हम बेटी ले जा रहे हैं। वो महाबेवकूफ़ लोग होते हैं, बेटी नहीं ले जा रहे हैं, आप बहू ले जा रहे हो। बहू के रिश्ते को संभालिए, उसे बेटी मत बनाइए, क्योंकि बेटी को हम डांट सकते हैं, बहू को डांट नहीं सकते। बहू को डांटने का अधिकार तो नहीं है, क्योंकि ये जीवन जो है पति पत्नी के बीच चलता है, दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक समझ होती है। पति तो डांट नहीं सकता, तो ससुर कौन होता है डांटने वाला। उसकी बेटी कैसे हुई, वो तो उसके बेटे की पत्नी हुई। तो दोनों में बहुत अंतर होता है। लोग बेटी नहीं ले जाते, बहू ले जाते हैं। बहू के इज्जत को, बहू के जो रिश्ते हैं उस रिश्ते को संभालना चाहिए, वहाँ पे डांटने का अधिकार नहीं होता है। तो मैंने केवल इतने कहा था कि आप जाइए, महिला जज थी, मैंने कहा आप जाइए, और उस दिन मुकदमा लगा था संजोग से, आजमगढ़ का मामला है। मैंने कहा आप जाइए जज साहब के सामने, केवल इतना बोलिएगा कि महोदय
मुझसे एक गलती हुई है, और वो गलती ये हुई है कि मैंने अपनी बहू को बेटी समझ लिया था। उसने जाके केवल जब उससे बहू से बात हुई, उसका लड़का आया था, दोनों में बातचीत हुई, समझ हो रही थी, इनको बुलाया, जज ने पूछा कि क्यों एक बहू को नहीं रख पाए, कितना दहेज चाहिए? तो इसने बताया कि हमारी 2 कोठी है मुंबई में, एक छोटे बेटे के नाम है, एक बड़े बेटे के नाम है, वो इसी का है, एक बेटा है, पति पत्नी है, ये इन्हीं का है, तो मुझे क्या होगा दहेज, ये तो इन्हीं का सब कुछ है, ये अपना ले लें। मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, मैं गांव में रह रहा हूँ, अब मुझे वहाँ भी नहीं चाहिए, वो कमा रहे हैं, दोनों लोग खाएं, हमें नहीं चाहिए। हमसे एक ही गलती हुई थी कि मैं मुंबई में रहता था, तो मैं इन्हें बहू नहीं अपनी बिटिया समझ को डांट दिया था, इससे ज़्यादा मुझसे कभी कोई गलती नहीं हुई इसके मामले में। जज ने ज़बरदस्ती लिखा कि आपकी विदाई होगी, आप जाओ, 1 महीने रहना, 1 महीने रहने के बाद आइएगा, मुझे रिपोर्ट कीजिएगा। और लड़के को आदेश दिया कि आप टिकट के पैसे, टिकट का व्यवस्था करो, आने का जाने का दोनों टिकट का व्यवस्था करो। तो आप समझिए बात कि हम लोग कहीं अपने जो अधिकार हैं उनका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ अधिकार सबको मिले, ऐसा नहीं है, लेकिन बात सही है आपकी। जी आइए, स्वागत है। राकेश जी, आप, कंचन जी कुछ कहना चाहेंगी? कंचन जी। नहीं सर, आपने जो बातें बोली वो सही है, पर जैसे पुरुष में कुछ लोग हैं वैसे महिला में भी कुछ लोग हैं, जी, हम जी। हर किसी को एक जैसा जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पर करते कुछ और भरते कोई और। हाँ, बिल्कुल। हर कोई में कमियां रहती है, कमियां सब में होती हैं भाई। हर किसी में भी कमियां है, सब में कमियां है, बच्चों में है, बड़ों में है, देखिए, बुजुर्गों में है, कमियां तो सब कमियां, में कमियां है। पर आज के जनरेशन के हिसाब से करना, आज के जनरेशन के हिसाब से देखा जाए तो कुछ सरकार ने भी इतना छूट दे दिया कि हद से ज्यादा ही छूट दे। जी हाँ। और उसको रोकने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जमीन से लेकर आसमान तक जोर लगा रहे हैं, पर नई हम वाली में लोग क्लिक करो, एकदम नई वाली मतलब में। कि निष्कर्षी हो रहे हैं, पूरा कोई मैं सफल फिर से काम लिख नहीं हो भेज, रहा मैं है। लिख भेज रहा हूँ। क्योंकि आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे हैं कि जब से कोरोना का माहौल आया है, जब 3 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा दिया गया पढ़ने के लिए कि नेट से सब कुछ होगा, तो आज बच्चा 3 साल का बच्चा 5 साल का हो गया, 5 से साल का हो गया वो बच्चा। अब वो बच्चा जो जो फंक्शन खोल सकता है मोबाइल का, वो फंक्शन तो हमको और आपको नहीं पता होगा। जी जी, बिल्कुल कट सही। वाले जी और उसका जिम्मेदार कौन है? माँ बाप। सब लोग बोलते हैं माँ बाप ने छूट दे दिया, माँ बाप ने छूट नहीं दिया, ये सरकारी छूट है, जी हमारी आपकी छूट नहीं है। क्योंकि आप भी बाप है और हम भी माँ है, हमारे भी बच्चे, आपके भी बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं। तो बच्चों का हम कितना भी लड़ाई लड़ लें, कितना भी लड़ाई लड़ लें, मगर सरकार के विरुद्ध हम लड़ नहीं सकते। आवाज उठाए, धरना प्रदर्शन करे, 10 दिन खाना मत खाओ, धरना प्रदर्शन करो, तो नुकसान किसका होगा? अपना नुकसान होगा। उन लोग का बिल्कुल। मंत्रियों के बैठे हुए, जज के बैठे हुए, वकील के बैठे हुए, जो जितना ही आजकल के कलयुग में जितना ही अपराध कर रहा है उतना ही फल रहा है, और हम लोग जितना ही नेकी के रास्ते पर चल रहे हैं उतना ही पीछे जा रहे हैं। जी जी, धन्यवाद और कंचन जी। बाकियों का क्या रहा है, बाकियों का क्या रहा है सर, और बाकी चलिए, बाकी और मेरा लोगों, राय है कि आज के हिसाब से नहीं जानती हूँ। चलिए कंचन जी, मैं बाकी लोगों का भी विचार और राय लेता हूँ इस विषय पर, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद।